रुखसत के वक्त भी छोड़ जाते हैं कुछ निशान, रुखसत के वक्त भी छोड़ जाते हैं कुछ निशान, कुछ लोग कदम से नहीं असूलों से पहचाने जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, बेहद ही खास दिन है। आज से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं। एक छोटा सा आपको ट्रेलर भी दिखाया। शायराने अंदाज में कभी कभी बोलते हैं तो लोगों को मजा आता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही सूर्यकांत के कौन से तेवर आज पूरी दुनिया देख रही है। और मैंने एक लाइन और लिखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पर चल पड़े। आखिर कैसे? अब इसमें लोगों को बड़ा सारा मसाला मिलेगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा आखिर वो कौन जस्टिस सूर्यकांत, इनका पूरा का पूरा परिचय क्या है, कौन कौन से मामले सुने हैं इन्होंने, इनका पूरा सफर कैसा रहा है। आज इसको देखना जरूरी है। और वो चंद घटनाएं दोस्तों जो चीफ जस्टिस बनने के पहले और तत्काल के समय में चीजें दिख रही हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कई लोगों को झटका लगने वाला है, मैं अभी बता देता हूं। और इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा है। आपको अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी दोस्तों, जिससे आपको एहसास होगा कि जस्टिस सूर्यकांत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का असल मतलब क्या है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप बधाई दीजिए उनको कि आज वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं भारत के। और साथ ही दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ अच्छी कहानियां तो मैं दिखा ही रहा हूं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, देखिए HB मेलोडी पर हमने एक मंत्र, बल्कि कहिए चैंटिंग, हरे रामा हरे कृष्णा 108 बार, उसका वीडियो भी तैयार किया है। वो देखिए, उसको कमेंट में भी लगा दिया है दोस्तों। और साथ ही आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि आप कमेंट तो कीजिएगा। मेरी नई पुस्तक जो संघ की अनसुनी कहानियां, उसको लेकर आपके जो प्रेम और स्नेह मिल रहे हैं, उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। टू विंडो। सबसे पहले आखिर मोदी के रास्ते पर कैसे चल पड़े, मैं क्यों कह रहा हूं, उसी का टू विंडो दिखा रहा हूं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था उन्होंने। उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, जो सार्क नेशंस हैं, सबके जो हेड हैं, सबको उसमें बुलाया था। और सूर्यकांत जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ के दौरान, इनमें भी 6 देशों के जजेस या चीफ जस्टिस शामिल हैं। तो पहला तो आपको यही दिखा रहा हूं, सिमिलरिटी, यानी कुछ नया करने की कोशिश, पहल, ये आप समझ लीजिए। दूसरा एक टू विंडो दिखाता हूं, आप देखिए। 11 years ऑफ मेक इन इंडिया। आप जानते हैं ना, स्वदेशी। प्रधानमंत्री मोदी का तो थीम ही यही है, आत्मनिर्भर भारत। और आज 11 साल के बाद भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी वजह स्वदेशी है। और दूसरे विंडो में देखिए, शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने स्वदेशी न्याय शास्त्र मंत्र फूंकने की कोशिश की है। हमारे देश में ही जब इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं, अच्छी चीजें, तो हम दूसरे देशों को क्यों देखें। ये पहली बार दे रहे हैं ऐसा मंत्र, समझ लीजिए। वरना अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं ना, वो बोलेंगे अमेरिका में तो ये है, वहां ये है, स्वीडन में ये है। अरे भाई, जरूरत क्या है? हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे यहां भाषाएं, देवता की भाषा, सबसे पुरानी भाषाएं, सब कुछ है, एक से बढ़कर एक भाषा। हम दूसरे को क्यों देखें? हमारे काम करने का तरीका अलग है, स्वदेशी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भी स्वदेशी का मंत्र फूंका है, याद रखिए।
और एक तीसरा भी है, आपको बता देता हूं, कानून के क्षेत्र में मैंने नहीं बना पाया मैं वो, कि वो कानूनों को लेकर जो सफाई करना चाहते हैं ना, ये भी करना चाहते हैं। कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलाता हूं। देखिए, 15 महीने तक इनका कार्यकाल है, इसलिए अच्छे से याद रख लीजिए। जैसे चंद्रचूड़ साहब थे ना, वैसे ही, अब उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इनका कार्यकाल भी बहुत बड़ा होने वाला है, 15 महीने तक। तो आपको लेफ्ट लिबरल गैंग हो, बाकी लोग हो, जो नेशनलिस्ट पत्रकार हैं, सब दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो कहानियां आती रहती हैं जुडिशरी से। तो ये चेहरा याद रखिए। मैं इनका एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, फिर कहानी पर असल आता हूं। 10 फरवरी 1962 को हिसार में जन्म हुआ इनका, और हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस ऑफ, हरियाणा से पहले व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं दोस्तों। सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने 2000 में, सीनियर एडवोकेट बने 2001 में, जज बने 2004 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस बने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अब जाकर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। और इनका आपको कार्यकाल बता देता हूं दोस्तों। ये 53rd मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले रहे हैं, और इनका कार्यकाल आज से लेकर के 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। यानी अगला पूरा साल तो है ही, कुल मिलाकर के 15 महीने तक वो जज रहेंगे। लेकिन आप देखिए दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, जब शुरुआत जैसा होता है वैसा ही एंडिंग होती है। ये इनकी शपथ जो ग्रहण समारोह है वो कोई सामान्य नहीं है। भारत में ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह में इतने सारे देशों के जस्टिस भी हो। इसमें भूटान के, केन्या के, मलेशिया के, मॉरिशस के, नेपाल के, श्रीलंका के, ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवारजन। मैं जरा नाम आपको बताता हूं। भूटान के मुख्य न्यायाधीश नॉर्बू शेरिंग, केन्या के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्था कुमे, और केन्या सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सुसान नजोकी, मलेशिया के संघीय न्यायालय के जज जस्टिस श्री दातुक नलिनी पद्मनाथन, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली गुलबुल, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, नेपाल कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ल, और एक जज है अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व जज है। श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश पी पद्मन सुरेसन, और कई सारे जज और भी हैं। और ब्राजील का प्रतिनिधित्व नेशनल हाई कोर्ट ऑफ ब्राजील के मिनिस्टर एंटोनियो हरमन बेंजामिन करेंगे। मैं तो आपको बताऊं दोस्तों कि शपथ के साथ ही राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लग रहा है, ये बात भी समझ जाइए। आप बोलेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। राहुल गांधी को इसलिए झटका लगेगा दोस्तों, या लग रहा है कि अक्सर राहुल गांधी और जो इनके नेता है ना, कांग्रेसी इंडी गठबंधन, ये सुप्रीम कोर्ट पर बोलते हैं कि भैया प्रेशर में काम कर रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं। भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, ये भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। कि आप देख लीजिए, हमारे देश का चीफ जस्टिस जब शपथ लेता है तो राष्ट्रपति दिलाता है, सरकार का कोई से ही नहीं होता। ये दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां जस्टिस की नियुक्ति जस्टिस खुद ही कर लेते हैं, सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। यह अनोखा है। तो वहां के जुडिशरी पर कोई दबाव होगा क्या? तो पूरी दुनिया जब देख रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ को, तो ये इंडी अलायंस के लिए और राहुल गांधी के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। यहां एक झटका हो गया। अब आप आगे बढ़िए, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत की प्राथमिकता क्या है।
उनकी प्राथमिकता यह है दोस्तों, वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस की संख्या 90,000 को पार कर चुकी है। उनसे निपटना सबसे बड़ी चुनौती है और उन्होंने कहा है कि लंबित मामलों का निपटारा इंडिविजुअली कोर्ट लेवल और पैन इंडिया लेवल दोनों ही स्तरों पर किया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में 5, 7, 9 जजों की संविधान पीठ गठित कर लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई कराने पर कदम उठाए जाएंगे। मध्यस्थता भी लागू किया जाएगा कि खर्च भी लोगों का कम हो, वही जो आपसी बातचीत से सॉल्व हो जाए वो हो जाना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भी हजारों की संख्या में जो बेकार कानून है ना खत्म कर चुके, जो जबरदस्ती पड़े हुए, तो ये भी काम कर रहे हैं। अब जब मैं इतनी सारी बात कह रहा हूं आपको तो लगेगा कि अरे सारे लेफ्ट लिबरल गैंग तो टूट पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ठहरिए। ये वो जस्टिस है दोस्तों, सूर्यकांत, नुपुर शर्मा का किस्सा नहीं भूले होंगे आप। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपकी वजह से ही सब हो रहा है, जिसके बाद देश में बड़ा बवाल मचा था। तो इनका मामला बड़ा अलग है, आपको समझ ही में नहीं आएगा। इनको जो उचित लगता है वो करते हैं। मैं कुछ केसेस आपको बताता हूं जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति को लेकर आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी थी कि 3 महीने में विधेयक को पारित करना पड़ेगा, उसको जो पलटा उसमें ये हिस्सा थे। फिर निर्वाचन आयोग से बिहार में जो बाहर कर दिए गए 65 लाख मतदाता हैं उसकी सूची बोला सार्वजनिक कीजिए, उसमें भी सूर्यकांत थे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा, उसमें भी सूर्यकांत थे। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का भी हिस्सा थे दोस्तों जिसने प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में की गई चूक को लेकर जांच आयोग का गठन किया था। OROP, वन पेंशन वन रैंक, उस योजना को बहाल रखने का उसमें भी ये सदस्य थे। इस तरह से बड़े सारे मामले हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 7 जजों की बेंच थी जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार का रास्ता खुला कि अल्पसंख्यक दर्जा कैसे हो सकता है, उसमें भी वो हिस्सा थे। पेगासस स्पाईवेयर, उसमें भी हिस्सा थे जिसमें सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई अच्छी बात रही हो। इसका मतलब है जस्टिस सूर्यकांत बहुत बड़े फैसले का हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक फैसला दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह फैसला ऐसा है जिसने सही मायने में जुडिशियरी की मर्यादा रखी। जो जुडिशियरी की एक तरीके से कहते हैं ना कि मर्यादा खत्म हो गई थी, उसको बहाल करने का काम किया है। और मैं क्यों कह रहा हूं, जरा एक उदाहरण से आपको बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि जब हमारे पास अपने फैसले, तो विदेश का क्यों देते हैं उदाहरण। क्यों मैं इसको सबसे बड़ी बात मानता हूं, अभी दिखाता हूं। पहले इस खबर को बता देता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के लिए अपने स्वयं के दर्शन पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के हजारों ऐतिहासिक निर्णय देने के 75 वर्षों के बाद जब हमारे निर्णयों को अन्य विभिन्न क्षेत्राधिकारों द्वारा उद्धृत किया जा रहा है और जब हमने अपने दम पर न्यायिक ज्ञान का भंडार अर्जित कर लिया है, हमें अपने देश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर राय बनाते समय दूसरे देशों के फैसलों को नहीं देखना चाहिए। और वो कहते हैं जोर देते हुए कि भौगोलिक, स्थानीय, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य जैसे महत्वपूर्ण कारक अन्य देशों में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए भारत को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं का न्याय शास्त्र विकसित करने की आवश्यकता है। मतलब वन लाइनर आपको बता देता हूं। ये कहते हैं कि जब हम किसी कानून की व्याख्या करते हैं
तो दूसरे देशों को क्यों देखना, हम अपना ही उदाहरण ढूंढते हैं। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, अभी की बात बता रहा हूं, इसी साल 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने असंवैधानिक काम किया था। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इसलिए कह पा रहा हूं मैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, उन्होंने सीधे राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दे दिया, और वो आदेश दिया जो संविधान में लिखा ही नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में, और पूरी तरह सोच समझकर कि कोई राज्य अगर विधेयक पारित करता है तो राज्यपाल कितने समय में हस्ताक्षर करें, वो खतरे पता थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने 3 महीने की डेडलाइन दे दी कि अगर नहीं पास करेंगे तो पास हुआ मान लिया जाएगा। यह असंवैधानिक काम हुआ है, आप समझिए। और सबसे बड़ी बात, यह फैसला कहां से आया? यह फैसला करने के लिए पाकिस्तान के संविधान का हवाला दिया गया। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने असंवैधानिक फैसला देने के लिए पाकिस्तान के संविधान का हवाला दिया, जिसको जा करके अभी सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। जस्टिस गवई के रिटायरमेंट से पहले यह फैसला आया, जिसमें 5 सदस्य थे, जिसमें BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत भी जो अब CJ आई हैं, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस AS चंदूरकर की पीठ। और आपको अब बताता हूं मैं दोस्तों कि 8 अप्रैल 2025 को जब फैसला सुनाया गया था, तब जस्टिस पारदीवाला ने क्या कहा था, सुनिए, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 या अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 7 में अगर राष्ट्रपति तय समय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो बिल को पास मान लिया जाता है। पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी बिल को पास करने या उसे संसद को भेजने के लिए 10 दिन का समय होता है। अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर उसे पास करना ही होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बिल को पास मान लिया जाएगा। और इसी ने कहा दोस्तों कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र के लिए तो खतरा हो जाएगा, ये कहा था। अब चलिए, पाकिस्तान का हवाला दिया गया। अब देख लीजिए, पाकिस्तान के संविधान से प्रेरणा लेकर यह फैसला दिया गया था। अब आपको असलियत बताता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान के संविधान की हालत क्या है। आप जानते हैं पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज किस स्थिति में है? पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 27वें संशोधन के बाद एक जिला अदालत की हैसियत हो गई है, जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं होता, हो चुका है। इसे लेकर एक कानून बनाया गया है जिसमें सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। और राष्ट्रपति भी मत बोलिए, बल्कि मैं आगे वाला आर्टिकल दिखाता हूं। पाकिस्तान में अब सैन्य लोकतंत्र, असीम मुनीर के हाथ में देश का फुल कंट्रोल। संसद से पास हुआ 27वां संविधान संशोधन विधेयक। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बल्कि असीम मुनीर ने पूरे के पूरे संविधान पर ही कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं। और असीम मुनीर अगर कोई भी काम करेंगे तो अब वो सरकार से भी अलग हो गए, ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट को तो सबके अंडर में डाल दिया। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देकर या पाकिस्तान के लोकतंत्र का उदाहरण देकर, संविधान का उदाहरण देकर यहां ये किया था। वहां एक के बाद एक जज लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। असीम मुनीर सुपर पावरफुल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति खत्म हो चुकी है। 27वां संशोधन है ये। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं,
सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र तो जाए भाड़ में, पाकिस्तान में वहां तो अब जितने परमाणु हथियार का कमांड भी दुनिया के किसी देश में नहीं। अब तक पाकिस्तान में भी एक टीम थी जिसमें एक सैन्य प्रमुख एक हिस्सा हुआ करता था। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है, अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। पाकिस्तान में असीम मुनीर के हाथ में चला गया। मतलब न्यूक्लियर बम फोड़ना है नहीं फोड़ना है, इसका फैसला केवल एक आदमी असीम मुनीर करेगा। असीम मुनीर पर पाकिस्तान की कोई अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। यह संविधान में लिख दिया गया है। लोकतंत्र खत्म। और इन परिस्थितियों में आप समझिए कि जस्टिस सूर्यकांत ने कितनी बड़ी बात कही है। अगर पाकिस्तान के लोकतंत्र से या वहां के संविधान से या वहां के जुडिशियरी से आपको अगर कोर्ट भी करना पड़ गया तो यह भारत के संविधान का अपमान है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं तो जस्टिस सूर्यकांत को सैल्यूट करता हूं इस मामले में दोस्तों। 2-3 काम कर रहे हैं वो। पहला, बहुत सारे देशों के जजेस आ रहे हैं कि देख लो भैया हमारे यहां तो सब फ्री है, कोई जुडिशियरी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी के लिए झटका है, मैं बता रहा हूं। दूसरा, जल्दी से अब सारे पुराने मामलों को निपटाया जाएगा, 90,000 से अधिक केसेस। तीसरा, हम अपने ही उदाहरणों को देख करके अपना फैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं दोस्तों कि इनकी शुरुआत जस्टिस सूर्यकांत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एक शानदार शुरुआत हो रही है। हम लोगों को उनका वेलकम करना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर हमने एक नया मंत्र बल्कि चैंटिंग हरे रामा हरे कृष्णा 108 बार जरूर देखिए, सुनिए और आध्यात्मिक दुनिया में भी गोते लगाइए। साथ ही मेरी नई पुस्तक भी दोस्तों जरूर अपने कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।